All my dear students, today we will discuss about electron gas in metals. Dear students, इस टॉपिक में हमारा फोकस इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करने में रहेगा. हम यहाँ पे ये चीज देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर. क्लियर है? मीन्स आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, फ्री वर्ड से ज्यादा बेटर है कि हम उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहें, और वो अपने सरफेस पे मूव करने के लिए फ्री होते हैं. क्लियर? और उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से कंडक्टर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मोआयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट, इस टाइप से. तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करने का मतलब है हमें उन सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम उसमें कौन सी स्टैटिक्स लगाएंगे इसकी स्टार्टिंग से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. तो देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली मेटल है हमारे पास. मेटल के जो ये कह दो कि कंपोजिंग सिस्टम में पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या है. वहां पे हमारे पास फिक्स्ड पॉजिटिव न्यूक्लियाई है. ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है. आई रिपीट, a metal considered to be composed of a system of a fixed positive nuclei and a number of mobile electrons. क्लियर है? अब जो फिक्स्ड न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे फिक्स है. मैंने यहाँ किसका बिहेवियर स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, these electrons are assumed to move freely. Clear? In a metal. ठीक है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हैं ये फ्रीली मूव करेंगे मेटल के अंदर, जैसे हमारे पास गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं. ठीक है, आई रिपीट इट, these electrons are assumed to move freely in the metal like particle of a gas. अब ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, ये मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड भी करेंगे और न्यूक्लियाई के साथ भी कोलाइड करेंगे. तो इसमें मैं ये चीज थर्ड पॉइंट में ये कह सकती हूं दैट दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद पॉजिटिव न्यूक्लियाई. ये उसके साथ भी टकराएंगे. ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंट के थ्रू अगर इनको सम अप करें तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं इट इज कंसिडर एज एन इलेक्ट्रॉन गैस. गॉट माई पॉइंट? क्लियर है? अब हमने इलेक्ट्रॉन्स का मेटल के अंदर मूव करने का जो सिस्टम है उसको हमने इलेक्ट्रॉन गैस नाम दे दिया. तो अब बार बार जब मैं इलेक्ट्रॉन गैस वर्ड यूज करूंगी तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए that I am discussing about those electron which are able to move freely in the metal like particle of a gas, as well as they collide continuously with a fixed nuclei. क्लियर है? तो अब मुझे उस इलेक्ट्रॉन गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स. मैंने टॉपिक के अंदर जो जो वर्ड यूज किए थे, इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स, पहले मैंने मेटल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया, फिर मैंने आपको ये चीज बताई कि हमने इलेक्ट्रॉन गैस किस चीज को बोला है. अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें बिहेवियर एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रॉन्स का, या ये कह दो वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस बिहेवियर. क्लियर है? तो क्वेश्चन ये आता है हम इसमें फिजिक्स कौन सी लगाएं, कौन सी अप्रोच लगाएं. ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूं स्टूडेंट आपके पास कि व्हाट अप्रोच व्हाई वी अप्लाई टू एक्सप्लेन दिस सिस्टम. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को क्यों यहां पर ले रहे हैं. तो आपको ये पता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो हम एवरेज बिहेवियर पे जाएंगे. ठीक है, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों और हम उनके बिहेवियर पे एवरेज बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो कौन सी फिजिक्स अप्लाई करेंगे? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स.
ठीक है, तो ये बात तो हमें क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन गैस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब स्टैटिस्टिकल में भी तो दो फिजिक्स हैं, एक क्लासिकल और एक क्वांटम। तो सबसे सिंपल अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो वो हमारी स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट्स क्लासिकल फिजिक्स से। तो अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके इलेक्ट्रॉन गैस के सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं, देन वी विल ऑब्जर्व दैट it could explain to certain extent various property of metals depending upon the motion of free electron। ठीक है, मीन्स क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की अप्रोच लगाने की वजह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने जब क्लासिकल स्टैटिस्टिकल अप्रोच इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम पे लगाई तो कुछ फिनोमिना उससे एक्सप्लेन भी हुए। मैंने वो कुछ आपके साथ बाय नेम डिस्कस किए हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, नंबर 2 थर्मल कंडक्टिविटीज, थर्ड वन इज थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ वन इज थर्मो आयनिक एमिशन, फिफ्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सिक्स्थ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और भी बहुत से फिनोमिना हैं जो क्लासिकल अप्रोच लगाने से इलेक्ट्रॉन गैस के सिस्टम में एक्सप्लेन हो रहे थे। ये मैंने आपको कुछ 5-6 बता दिए। बट डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ वेरी सीरियस डिफिकल्टी फॉर अ सर्टेन केसेस दैट वाज एनकाउंटर्ड इन द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्लियर है? मीन्स व्हेन I apply the approach of classical statistical physics, there is a very serious difficulties or properties, ठीक है, that was not explained the behavior of electron gas। ठीक है, मीन्स कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रॉन गैस की जो इस अप्रोच से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। हमारी थ्योरी कुछ और कह रही थी और हमारा प्रैक्टिकल कुछ और कह रहा था। मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे जो आपको मेन चीज देखने को मिली दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम कोई भी थ्योरी देते हैं या हम किसी भी थ्योरी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस थ्योरी की सक्सेस क्या और इसके फेलियर क्या है। जब किसी थ्योरी के फेलियर आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं। सेम वैसे ही यहां पे आपने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स जो थे वो एक दूसरे को एनकाउंटर कर रहे थे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। इसी वजह से द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाज डिस्क्रेडिटेड टू अ सम एक्सटेंट। ठीक है, हमने उसको इतना क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद समरफील्ड ने, तो स्टूडेंट्स इस वजह से अब हमें नेक्स्ट अप्रोच की जरूरत थी और 1928 में समरफील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन गैस की थ्योरी को रिवाइज किया था बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समरफील्ड रिवाइज दिस थ्योरी बाय द यूज ऑफ न्यू क्वांटम स्टैटिक्स। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है क्वांटम स्टैटिक्स हम यूज कर रहे हैं, क्लासिकल की अप्रोच हम छोड़ चुके हैं ड्यू टू सम कॉन्ट्राडिक्शन। अब क्वांटम स्टैटिक्स में आपके पास दो पार्ट बनते हैं, एक बीई और एक एफडी। एफडी उन पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है जिनकी स्पिन एच कट का मल्टीपल हो, और बीई वहां अप्लाई होती है जिन पार्टिकल्स की स्पिन एच कट का मल्टीपल हो, और एफडी वहां अप्लाई होती है जहां पे स्पिन एच कट बाय 2 का मल्टीपल हो। अब हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गैस। मीन्स हेयर द पार्टिकल्स टू विच यू आर डिस्कसिंग आर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन किसका मल्टीपल होती है? एच कट बाय 2 का मल्टीपल होती है। इट मीन्स यहां पे बीई अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमने यहां से एक कंक्लूजन निकाला कि बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर कैन बी स्टडीड बाय अप्लाइंग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये तो हमें पता है कि जब हम किसी थ्योरी को डिस्क्रेडिट करते हैं तो हमें उस चीज की अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिकल
स्टैटिक्स के बारे में आपको बताया कि उसने कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमने उस थ्योरी को रिप्लेस किया क्वांटम स्टैटिक्स से, और क्वांटम में भी हमने एफडी का यूज किया, ड्यू टू स्पिन मल्टीपल ऑफ h/2। अब सेकेंड चीज स्टूडेंट, अगर आप ध्यान दो तो क्लासिकल फिजिक्स में मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल गैस, ठीक है। और आपको पता है वो आइडियल केस होता है। नॉर्मली आप देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, देन दे आर नॉट कंप्लीटली फ्री, वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, ठीक है। दे आर पार्शली फ्री, ठीक है, इन द सेंस दैट दे आर नॉट बाउंड टू पर्टिकुलर एटम, बट येट दे आर बाउंड टू द मेटल एज अ होल। आई रिपीट कि सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि मैंने क्लासिकल अप्रोच जब आपको करवाई तब आपने ध्यान दिया होगा कि वहां हमने इलेक्ट्रॉन को फ्री पार्टिकल मान के या फ्री गैस पार्टिकल मान के कंसीडर किया है, जबकि फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकते, ठीक है, बट वो पार्शली फ्री जरूर है। पार्शली फ्री क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के साथ बाउंड नहीं है, बट वो सरफेस के साथ बाउंड है, ठीक है। मींस वो पूरे सरफेस में कहीं मर्जी, जैसे मान लो आपके पास ये सिस्टम है, ये आपके पास ये न्यूक्लियस है जो मैंने पॉजिटिव बनाया, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इसका वैलेंस ये है, इसका वैलेंस ये, ठीक है। मैं ये कह रही हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इतना फ्री नहीं है कि इसको छोड़ के भी जाए और सरफेस को छोड़ के भी जाए, ठीक है। मीन्स ये पार्शली फ्री है। और पार्शली फ्री का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एटम के साथ बाउंड नहीं है, ये यहां से आराम से फ्लो करके आगे जा सकता है। सेम वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ भी पर्टिकुलरली बाउंड नहीं है, बट ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाउंड हैं, ठीक है। दे आर बाउंड टू द मेटल। I think student you got my point. I repeat, electron in the metal are not completely free but only partially free in the sense that they are not bound to a particular atom, yet they are bound to the metal as a whole, ठीक है। तो अब यहां से मैंने ये चीज तो निकाल ली कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं है, वो पार्शली फ्री है। इट मीन्स हम जो मेटल का ये इंटीरियर सरफेस है, इसको हम एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है, ठीक है। इसलिए अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अब हम फ्री गैस की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। हियर वी कैन नॉट कंपेयर द फ्री पार्टिकल ऑफ अ गैस, ठीक है। वी कैन नॉट कंपेयर इलेक्ट्रॉन विद अ फ्री पार्टिकल ऑफ अ गैस, ओबे क्लासिकल स्टैटिक्स। ये बात हमारे पास क्लियर होगी, ठीक है। अब बात आती है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेंसली पैक होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अंडर अ हाई कंप्रेशन है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसकी स्पिन h/2 है, तो एफडी अप्लाई करनी पड़ेगी। एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं है, दे आर पार्शली फ्री, तो हम इस पे फ्री गैस के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बता रही हूं मैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डेंसली पैक्ड इन द मेटल सरफेस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन द मेटल शुड बी कंसिडर एज अ पार्टिकल ऑफ अ गैस अंडर अ वेरी हाई कंप्रेशन। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यही कंक्लूजन निकाला है कि वी शुड कंसिडर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एज अ पार्टिकल ऑफ अ गैस अंडर अ वेरी हाई कंप्रेशन इंस्टेड ऑफ क्लासिकल आइडियल गैस। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डीजनरेट गैस का सिस्टम है, एफडी सिस्टम का, ठीक है। एफडी गैस का ये डीजनरेट वाला केस आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो। क्लियर है? तो अभी मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट एफडी गैस ही तो डिस्कस की है, वीकली डीजनरेट में भी और हाईली डीजनरेट में भी, ठीक है। तो मीन्स वही केस यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन द रीजन T टेंड्स टू 0, ठीक है। मीन्स लो टेम्परेचर पे हम गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स।
तो अगर आपको ध्यान हो तो आपने फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, दैट इज UF0। ठीक है, कहां पे निकाला था हमने ये? 0 केल्विन टेम्परेचर पे फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन, वही मैं यहां पे भी यूज कर रही हूं। दिस वन स्टूडेंट्स, UF0 का हमारे पास एक्सप्रेशन ये होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें GS की वैल्यू पुट करनी है। GS आपको पता है डीजेनरेसी के बारे में बताता है और इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो S की वैल्यू 1/2 होगी, तो हमारे पास GS की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैं यहां पे उस वैल्यू को पुट कर देती हूँ। अब अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में आपके पास बन रहा है 8 और 8 की पावर कितनी है? 2/3। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बाहर 4 आ जाएगा। मीन्स इस 4 और 2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा h² 8m 3n पाई v एज इट इज, और 4 और 2 को हमने सॉल्व करके यहां बाहर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखा जाए फर्मी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी लिखना चाहते हो, और डेंसिटी में आपको पता है क्या आता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स वॉल्यूम यहां पे है लेकिन पावर क्या है? 2/3। मैं मास भी यहीं रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो यहां आ गया, और जो डिवाइड किया उसको मैंने बाहर रखना है। तो जो डिवाइड करोगे तो उसकी पावर भी 2/3 होगी ना, और एक पावर आपके पास है ही, तो 1 + 2/3 कितना हो जाएगा? 5/3। तो इसलिए आपके पास यहाँ m की पावर 5/3 आया है, और एक m आपने यहां रखा है। क्लियर? अब अगर आप देखो इसमें तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैंने ये लेट किया है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? n। तो n इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? mn। तो मीन्स टोटल मास कितना आ गया आपके पास? mn डिवाइड बाय v। अब आप इस फॉर्मूला में देखो तो mn/v, तो इसको क्या लिख सकते हो? रो। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? UF0 इज इक्वल्स टू h² 8m5/3, यहां आ जाएगा आपके पास 3 रो बाय v की पावर 2/3। दिस वन स्टूडेंट्स, अब ये बन गया आपके पास। क्लियर है? अब सॉरी, v तो हमने यहां पे यूज कर लिया ना, तो यहां सिर्फ पाई रह जाएगा, 3 रो बाय पाई। क्लियर? अब आप देखो तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट 0 केल्विन टेम्परेचर, और पाई आपको पता ही होता है। तो अगर आप इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट कर दो तो हमारे पास UF0 का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप फर्मी एनर्जी भी निकाल सकते हो। मैंने आपके साथ FD गैस डिस्कस किया था, तब भी बताया था फर्मी टेम्परेचर कैसे निकालना होता है, कि फर्मी एनर्जी के एक्सप्रेशन को आप K से डिवाइड कर दो। ये आपने अभी फाइंड आउट किया ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस वन। K से हमने इसको डिवाइड किया, सेम वैसे mn/v लिखा, इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखा, सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास TF इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं बात करना चाहती हूँ डीजेनरेसी फैक्टर की। तो अगर आपको ध्यान हो तो n की वैल्यू ये होती है, ठीक है, और F1 अल्फा जो है वो D की एक सीरीज होती है। और अगर आप हायर टर्म्स को F1 अल्फा की इग्नोर करते हो, तो ये चीज मैंने FD में आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वहां से देख लेना। तो अगर आप हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करते हो तो F1 अल्फा को हम क्या पुट कर सकते हैं? D। तो हमारे पास n का एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन। अब यहां से अगर आपको D निकालना है तो इन सभी टर्म्स को इस तरफ ले जाओ, तो हमारे पास D की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम GS की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2। यहां पे मेरा इस फॉर्मूला को लिखने का एक मीनिंग ये भी है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी कि व्हेन t टेंड्स टू 0 d टेंड्स टू इंफिनिटी, बट आपको ज्यादा क्लियर यहां से हो रहा स्टूडेंट्स कि हमारे पास d का फॉर्मूला ये होता है। अब इस एक्सप्रेशन में आप t को अगर 0 पुट करते हो तो d हमारा क्या आएगा? इंफिनिटी। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमने n की वैल्यू ये लिखी हुई है। अगर आप F1 अल्फा को इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन रिवाइज करो तो आपको पता है ये होता है अपने पास n का फॉर्मूला। अब यहां इंफिनिटी लिखा हुआ है और मैंने इसको सॉल्व ही 0 केल्विन पे करना है, और मुझे पता है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो D हमारे पास इंफिनिटी होता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इस इंफिनिटी के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ? D। इसलिए मैंने आपको वो फॉर्मूला दिखाया था। ठीक है, लिखने को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डेरिवेशन लेंथी है, आप डायरेक्ट बताओ कि व्हेन t टेंड्स टू 0 देन D टेंड्स टू इंफिनिटी, so we replace this infinity
फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बाय डी। बट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने उस फॉर्मूला को यहां पे पिक किया था। आगे इजी है। अब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो। जीएस की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पे भी पुट कर लेना कि 2 होती है, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 + 1, और नीचे भी डिवाइड में कितना आ जाएगा 3/2। फिर मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करूंगी, तो लोअर तो है ही 0, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो इस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा d, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दिस वन, ठीक है। अब यहां से अगर आप d की वैल्यू निकालना चाहो तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, d की। फिर वही बात, अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी लिखना चाहें तो m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, और डिवाइड वाले को हमेशा बाहर रख लेना, तो mn/v बन गया दिस वन। अब इसको हमने रो लिख दिया, मीन्स इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डीजेनरेसी इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना इस बात को। फिर इसके बाद मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस क्या करना चाह रही हूं कि h कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, और डेंसिटी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगी। मैं वेरी यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखना चाह रही हूं, तो अगर आप देखो तो इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ये आएगा कि डीजेनरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स मैंने यहाँ पे इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन चुका है। अब ये एक्सप्रेशन आपको साफ बता रहा है कि D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, अगर T की वैल्यू डिक्रीज होगी तो D की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब T को डिक्रीज करते करते हम 0 केल्विन पे ले गए तो डीजेनरेसी इंफिनिटी होगी। इट मीन्स एट अ लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गैस इज अ स्ट्रांगली डीजेनरेट गैस, ठीक है। तो यहां से साफ पता लग रहा है कि क्लासिकल स्टैटिक्स हम अप्लाई नहीं कर सकते लो टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे 10 की पावर 5 की रेंज में है, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि एट अ लो टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी मीन्स वर्किंग टेम्परेचर जो हम लेते हैं नॉर्मली, इट इज नेसेसरी टू यूज FD गैस फॉर स्टडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन अ मेटल। क्लियर है? मीन्स हमें लो टेम्परेचर पे और ऑर्डिनरी वर्किंग टेम्परेचर पे FD गैस का ही यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम 0 पॉइंट एनर्जी भी निकाल ही लेते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी का मीनिंग यही होता है डियर स्टूडेंट्स कि सिस्टम की एनर्जी 0 केल्विन पे, ठीक है ना। 0 केल्विन पे जो भी आपके सिस्टम की, जैसे अब इलेक्ट्रॉन गैस है हमारे पास, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। इसको हम U0 से डिनोट करेंगे। अगर आपको